नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पिंकी स्टोरीज पर स्वागत है। आज की कहानी का नाम है विश्वास। मेरा नाम विनीता है। मैं उदास थी लेकिन मेरे दिल में एक सुकून था कि मेरी बेटी उस घर में जा रही है जहां उसे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इन लोगों को बहुत अच्छे से जानती थी। जिस घर में मेरी बेटी की शादी होने जा रही थी, उन्होंने खुद ही मेरी बेटी का हाथ मांगा था। एक ही बेटी और एक बेटा था। बेटी का नाम शिल्पा और बेटे का नाम अतुल है। मेरा बेटा अतुल शिल्पा से 3 साल बड़ा है। हम लोग शास्त्री नगर दिल्ली में रहते हैं। हमारे घर के पास 5 साल पहले द्विवेदी परिवार रहता था। वे लोग किराए पर आए थे और उससे पहले गांव में रहते थे। मैं द्विवेदी परिवार से अच्छी तरह परिचित हो गई थी। उनका पूरा परिवार बहुत अच्छा था। उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी कई साल पहले कर दी थी। उन्होंने अपने 2 बेटों की भी शादी कर दी थी और दोनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ अलग-अलग घरों में रहते हैं थे। सबसे छोटा बेटा जीवन, जो उस समय पढ़ाई भी कर रहा था और नौकरी भी, एक सरकारी अफ़सर था। वह अपने घर में पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहा था। मेघा द्विवेदी, रचिंत द्विवेदी साहब और जीवन द्विवेदी ही रह गए थे। जीवन का काम पर चला जाता था और दोनों पति-पत्नी घर में अकेले रहते थे। यहाँ मेरा बेटा भी काम पर चला जाता था और मैं और बेटी अकेले रहते थे। कभी-कभी मेघा जी हमारे घर आ जाती थी और कभी मैं अपनी बेटी के साथ उनके घर चली जाती थी। दोनों पड़ोसी एक-दूसरे के सुख-दुख के साथी बन गए थे। फिर कुछ समय बाद उन्होंने अपने घर शिफ्ट करने का फैसला किया। जीवन की पोस्टिंग जोधपुर में हो गई, तो वह अपने माता-पिता को साथ ले गया और फिर मुझे अपने मोहल्ले में अकेलापन महसूस होने लगा। द्विवेदी परिवार के जाने के बाद मुझे भी अपने घर में मन नहीं लगता था। समय बीतता गया, मेरी बेटी की पढ़ाई पूरी हो गई। मेरा बेटा अच्छी कमाई करने लगा, तो मैंने सोचा कि अब अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। मैंने अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखना शुरू किया, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा था। एक दिन भगवान ने मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता भेजा। द्विवेदी जी और उनकी पत्नी खुद हमारे घर आए और अपने बेटे जीवन के लिए मेरी बेटी का हाथ मांगा। मैं इतनी खुश हुई कि उन्होंने उन्हें मना नहीं कर सकी। वे बहुत अच्छे लोग थे। मुझे उम्मीद थी कि मेरी बेटी वहाँ बहुत खुश रहेगी। लेकिन मुझे इस बात का अफ़सोस था कि वे जोधपुर में रहते थे, जो दिल्ली से बहुत दूर था। मुझे अपनी बेटी को देखने का मन करता रहता। मैं सोचती थी कि अब मैं अपनी बेटी को कैसे देखूँगी, उससे कैसे मिलूँगी। मेरे तो केवल 2 ही बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बेटी मुझसे इतनी दूर चली जाएगी। फिर मेरे दिल को इस बात से तसल्ली हो जाती थी कि जीवन बहुत अच्छा लड़का है। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अपनी बेटी को अच्छे ससुराल देने के लिए मुझे उसे अपने से दूर भेजना ही पड़ा। हमारे घर की हालत भी बहुत अच्छी थी। जिस घर में मैं रहती थी, वो मेरे पति ने अपनी कमाई से बनवाया था। जब मेरा बेटा 10 साल का था, तो मेरे पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से मैंने अपने दोनों बच्चों को अकेले ही पाल-पोस कर बड़ा किया। अपने बच्चों की खातिर मैंने स्कूल में अटेंडेंट की नौकरी तक की। मैं पढ़ी-लिखी नहीं थी और लोगों से जल्दी लगाव हो जाता था। लेकिन मैंने पहले ही ठान लिया था कि अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाऊँगी। इसलिए मैंने दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। उनके लिए मैंने स्कूल में अटेंडेंट की नौकरी की। मैं बताना चाहती हूँ कि जिस स्कूल में मैं काम करती थी, मेरे बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ाई करने जाते थे। मैंने वहाँ कई साल तक काम किया। उसके बाद जब मेरा बेटा बड़ा हुआ, तो उसने अपनी पढ़ाई का बोझ खुद उठाना शुरू कर दिया। मेरा बेटा बहुत अच्छा था और मुझे तकलीफ में नहीं देख सकता था। वह हमेशा मेरा ख्याल रखता और अब वह अपनी बहन की शादी करवा रहा था। मेरी बेटी भी अपनी शादी के बाद जोधपुर जाने वाली थी। जब उसकी शादी का दिन आया, तो हमने उसकी शादी बड़े धूमधाम से की और फिर पूरे सम्मान के साथ विदा किया। अब घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही रह गए थे। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि विदाई के समय मेरी बेटी बहुत रो रही थी और बार-बार कह रही थी कि माँ, मुझे आप सबकी बहुत याद आएगी। आप लोग मेरे बिना कैसे रहोगे? मुझसे बात करती रहना और मैं भी आती-जाती रहूँगी। मेरे बेटे ने उसे समझाया और कहा कि माँ का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ। तुम अपने ससुराल में अपना ख्याल रखना। बेटी को विदा करने के बाद मेरे दिल को एक अजीब-सा सुकून मिला। अब मेरा बेटा सुबह-सुबह काम पर चला जाता
और मैं शाम के 7 बजे तक घर में अकेली रहती। मैं घर के कुछ न कुछ काम करती रहती। मेरे बेटे ने मुझे एक मोबाइल दे रखा था। जब भी मुझे अपनी बेटी की याद आती, मैं उससे फ़ोन पर बात कर लेती। मेरी बेटी बहुत खुश रहती और कहती थी कि उसे ससुराल में बहुत प्यार मिलता है। अब मैंने अपनी बेटी को उसके परिवार में ब्याह दिया था और वह बहुत खुश थी। अब मैं अपने बेटे को लेकर चिंता करने लगी क्योंकि वह भी अब शादी लायक हो गया था। मैंने अपने बेटे से कहा कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो मुझे बता देना। मुझे आसानी होगी। मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ। शिल्पा के जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। बेटा, ये घर अब मुझे काट खाने को आता है। मेरा बेटा कहने लगा कि माँ, जो आपको सही लगे वो करो, लेकिन मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लो। जो लड़की आपको पसंद हो, वही मुझे मंजूर है। मेरे बेटे ने यह फैसला मुझ पर ही छोड़ दिया। मुझे अपने दोनों बच्चों पर बहुत गर्व होता था। दोनों ही बहुत अच्छे और समझदार थे। दोनों ने कभी भी अपनी माँ की बात नहीं टाली थी। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा था और अपने बच्चों को देखकर मैं बहुत खुश होती थी। एक दिन मुझे अपने बेटे के लिए एक लड़की पसंद आई, जो देखने में बहुत सुंदर थी। मेरा बेटा ही बहुत अच्छा था। मैंने सोचा कि अतुल इस लड़की के साथ बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ये लड़की चाचा जी के यहाँ एक शादी में मिली थी, जो मुझे बहुत पसंद आई। मैंने तुरंत ही उसके माँ-बाप से अपने बेटे की बात कर ली। उन्होंने 2 दिन बाद अपने घर बुलाया। जब मैं लड़की वालों से रिश्ते की बात करने गई तो उन्होंने मेरे बेटे के बारे में पूरी जानकारी ली और जब उन्हें सब कुछ अच्छा लगा, तो उन्होंने खुशी-खुशी रिश्ता पक्का कर दिया। मेरी होने वाली बहू का नाम ऋचा था। ऋचा बहुत सुंदर थी। जब मैंने ऋचा की फ़ोटो अपनी बेटी को भेजी तो वह बहुत खुश हुई। जैसे ही शादी की तारीख तय हुई, मेरी बेटी अपने भाई की शादी में शरीक होने के लिए आ गई। मेरे बेटे की शादी भी बहुत धूमधाम से हुई। बेटे की शादी में मुझे बहुत खुशी थी कि मेरी बहू आ गई थी। मुझे अपनी बहू से बहुत सारी उम्मीदें थी। 1 हफ्ते बाद मेरी बेटी अपने घर लौट गई। उसके जाने से घर फिर से सूना हो गया। लेकिन मुझे तसल्ली थी कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। बहू मेरे साथ घर में रह रही है। जब बहू आई तो मैंने उसे घर के सारे कामों के बारे में समझा दिया। मैंने उसे कुछ समझाते हुए कहा कि कुछ दिनों तक तुम कोई काम मत करना, अभी तुम नई दुल्हन हो, थोड़ा आराम करो। मुझे क्या पता था कि मैं अपनी बहू से हमदर्दी दिखाकर कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ, क्योंकि उसने इस बात का पूरा फ़ायदा उठाया। कई दिन बीत गए और मैं ही सारे घर के काम कर रही थी। जब मेरी बेटी थी, तो वह भी सारे घर के काम करती थी। लेकिन बहू मुझसे सारा आराम ले रही थी। उसे किसी काम की परवाह नहीं थी। मैंने सोचा कि नई दुल्हन है, धीरे-धीरे खुद ही काम करने लगेगी। लेकिन उसे तो अपने कमरे से बाहर निकलना भी नहीं आता था। उसे अपने कमरे में ही खाना चाहिए था, नाश्ता भी वहीं करना था। धीरे-धीरे बहू का व्यवहार बदलने लगा। मेरी बेटी अब घर बिल्कुल नहीं आती थी। कभी-कभी फ़ोन पर बात कर लेती थी। बेटा अधिकतर अपने काम में व्यस्त रहता था। शुरू से ही उसकी ये आदत थी कि जैसे ही दफ्तर से आता, मेरे कमरे में आकर मुझसे बात करता। लेकिन जब से बहू आई थी, ऐसा लगने लगा था जैसे वह अपनी माँ को धीरे-धीरे भूलता जा रहा है। मुझे अपने बेटे से यह उम्मीद नहीं थी और अब भी मैं यही सोच रही थी कि नई-नई शादी हुई है, इसलिए पत्नी के साथ समय बिता रहा है। लेकिन इस बीच शादी को 6 महीने बीत चुके थे। ना तो मेरी बहू कोई घर का काम करती थी और ना ही मेरा बेटा कभी मुझसे मेरी तबीयत या हाल-चाल पूछता था। अब मुझे अपने ही घर में अकेलापन-सा महसूस होने लगा था। मेरी बहू और बेटा अपने कमरे में रहते थे और मैं चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहती थी। पूरे दिन घर के काम करते-करते मैं थक जाती थी, क्योंकि जब बहू नहीं थी तब मैं सादा खाना बनाकर जल्दी फुर्सत पा लेती थी। लेकिन अब बहू को दाल-सब्ज़ी नहीं खानी होती थी। उसे तरह-तरह का खाना चाहिए होता था, जिसमें ज़्यादा समय लगता था और वह किसी भी काम में मेरी कोई मदद नहीं करती थी। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मम्मी जी, मुझे इडली डोसा खाना है। तो मैंने यूट्यूब पर देखकर उसके लिए इडली डोसा बनाया। मेरी बहू मेरे खाने की बहुत तारीफ करती थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी। कुछ दिन बाद मेरा बेटा और बहू घूमने जा रहे थे। मैंने देखा कि मेरा बेटा
बहू को बिना मुझसे पूछे कहीं ले जा रहा है। उसने मुझे 2 दिन के लिए नैनीताल ले गया था, लेकिन इस बार ना तो उसने मुझसे इजाज़त ली और ना ही मिलने आया। दोनों रात के अंधेरे में गायब हो गए। सुबह जब मेरी नींद खुली तो घर में कोई नहीं था। मैंने अतुल को फ़ोन किया तो उसने बताया कि हम नैनीताल पहुंच चुके हैं। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने अपने बच्चों पर कोई नाराज़गी जाहिर नहीं की। मैं उनकी ट्रिप खराब नहीं करना चाहती थी। जब दोनों लौटे तो अतुल की तबीयत बिगड़ चुकी थी। उसने ऑफिस से छुट्टी नहीं ली थी, लेकिन इस बार तबीयत खराब होने के कारण उसने 3 दिन की छुट्टी ली और इन 3 दिनों में उसने अपनी माँ की हालत देखी। उसने कहा कि मैं सारा घर का काम कर रही हूँ और उसकी पत्नी दिन भर आराम कर रही है। बल्कि कभी चाय तो कभी नाश्ते की फरमाइश करती है और कभी कोई नई मांग कर रख लेती है, जिससे मैं बार-बार उसके कामों में उलझ जाती हूँ और थक जाती हूँ। मेरा बेटा ये सब देख रहा था। उसने अपनी पत्नी को डाँटते हुए कहा कि ये क्या बर्ताव है ऋचा? मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरी माँ से सारा काम करवा रही हो। तुम खुद कोई काम क्यों नहीं करती हो? जिस पर ऋचा शर्मिंदा हो गई और फिर उस दिन से उसने घर के काम शुरू कर दिए। लेकिन वह मुझसे बात नहीं करती थी और बर्तन पटक-पटक कर काम करती थी। मुझे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अतुल ऑफिस चला गया था। जब वह वापस आया तो उसका मूड बिल्कुल ठीक नहीं था। लेकिन जैसे ही वह कमरे में अपनी पत्नी के पास गया, तो मुझसे बात करना बंद कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे बेटे को क्या हो गया है। वह मुझसे बिल्कुल बात नहीं करता था। वह परेशान रहता था। जब से बहू इस घर में आई थी, तब से इस घर का माहौल ही बदल गया था। इस घर में जहाँ 2-3 दिन 2-3 दिन लोगों के होने पर भी रौनक होती थी, अब बहू के आने के बाद वो सारी रौनक गायब हो चुकी थी। पहले मेरा बेटा बहू को घर का काम करने के लिए कहता था, लेकिन अब जब वह भी ऑफिस से आता, जैसे ही वह अपनी पत्नी को थोड़ा-सा काम करते देखता, वह कहता कि तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जबकि मुझे भी कई दिनों से बुखार था और पेट में बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन मेरे बेटे को इतना समय नहीं था कि वह मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। जब तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई, तो मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई, जिस पर डॉक्टर ने कहा, तुम्हें सर्दी हो गई है, चावल से परहेज करना होगा। मैंने घर में दाल-चावल बनाए थे और रोटी भी बनाई थी। ऋचा बिल्कुल ठीक थी। जब हम खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे, तो मैं दाल के साथ रोटी खाने जा रही थी। तभी मेरी बहू ने रोटी का बर्तन अपनी तरफ खींच लिया और खुद रोटी खाने लगी। मैंने कहा, बहू मुझे सर्दी है। डॉक्टर ने मुझे चावल नहीं खाने को कहा है। अगर तुमने बताया होता तो मैं तुम्हारे लिए भी रोटी रख देती। मैंने तो चावल तुम दोनों के लिए बनाए हैं। बेटा, ये रोटी मुझे दे दो। तुम दोनों चावल खा लो। मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पा रही थी कि मेरे बेटे ने तुरंत जवाब दिया। माँ, ऋचा को भी 2-3 दिन से बहुत खांसी हो रही है। रात में खांसी की वजह से उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। चावल उसके लिए भी बहुत नुकसानदायक है। तुम उसे रोटी खाने दो। कम से कम तुम तो ठीक लग रही हो। उसकी तबीयत बहुत खराब है। इतना कहकर वह अपने खाने में लग गया और मैं बस उसे अपनी आंखों से देखती रह गई। मैं आंसुओं से भरी आंखों से देखती रही कि क्या यह वही मेरा बेटा है जो कभी मेरी छोटी-छोटी बातों की भी बहुत चिंता करता था। आज उसे मेरी तबीयत नज़र नहीं आ रही है, बल्कि उसे अपनी पत्नी की हर छोटी परेशानी बड़ी लग रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से उठकर भूखी अपने कमरे में आ गई। वो मेरी ज़िंदगी का पहला दिन था जब मेरे बेटे की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए। अतुल की बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। उस दिन के बाद धीरे-धीरे मेरे सामने अतुल की असलियत सामने आने लगी थी। वह बिल्कुल अपनी पत्नी जैसा बन चुका था। मेरा बेटा ऐसा नहीं था। उसे मेरी बहू ने ऐसा बनाया था। वह दिन-रात मेरे बारे में गलत बातें मेरे बेटे से कहती रहती थी। 1-2 बार जब मैं उनके कमरे के पास से गुज़र रही थी, तब मैंने उसके बीच की बातचीत सुनी। जब मेरी बहू अतुल से कह रही थी कि तुम्हारी माँ कितना खाती है, मैं देखती हूँ उसका मुँह दिन भर चलता ही रहता है। तुम्हारी वजह से मुझे घर के बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। अतुल, मैं कहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक नौकरानी रख लो। नौकरानी खाना बनाएगी और मम्मी बाकी के घर के काम कर लेंगी। जिस पर अतुल ने कहा कि तुम चिंता मत करो,
मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ बहुत दिक्कतें हो रही है। मैं जल्द ही एक नौकरानी का इंतजाम कर दूंगा। मैंने उसी वक्त तय कर लिया था कि जब घर में नौकरानी की बात मेरे सामने आएगी तो मैं साफ मना कर दूंगी। मैंने अपने दोनों बच्चों को अकेले पाला है, तब भी कभी नौकरानी नहीं रखी। तो अब इस घर में नौकरानी क्यों आई? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे बेटे में इतने बदलाव कैसे आ रहे हैं। वह अपनी पत्नी की बातें सुनकर अपनी माँ को क्यों भूल जा रहा है। जो कुछ भी घर में हो रहा था, मैं चुपचाप सहन कर रही थी। अब तो हद हो गई थी कि मेरा बेटा मुझे अपनी तनख्वाह भी नहीं देता था। वह अपनी पत्नी से कहता कि माँ अब बूढ़ी हो गई है, मैं सारा पैसा तुम्हें दे रहा हूँ। घर का सारा खर्च और बहू की जिम्मेदारी भी मैं ही उठाती थी। लेकिन उसने तो मुझे कभी 1 रुपया भी नहीं दिया। यहाँ तक कि जब मैंने उससे मांगकर कहा कि बेटा आज सब्जी मैं ले आऊंगी, तो मुझे सब्जी के लिए पैसे दे दो, तो उसने कहा कि इतने सालों से जो मेरे पति की कमाई तुम खा रही हो, उन्हीं पैसे से ले आओ सब्जी। मेरी पति की कमाई को कहाँ बर्बाद कर दिया तुमने? बहू की ये बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने मन में तय कर लिया था कि जब रात को अतुल आएगा तो मैं उससे इस बारे में बात करूंगी, क्योंकि मैंने रीचा से कुछ नहीं कहा था। मुझे पता था कि रीचा बहुत झगड़ालू है और चालाक औरत है। जब अतुल ऑफिस से घर आया तो मैंने प्यार से उसे समझाते हुए कहा, बेटा आज बहू ने मुझे सब्जी पकाने के लिए पैसे नहीं दिए। वो मुझसे तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई का हिसाब मांग रही थी। इतने में रीचा कमरे से चिल्लाते हुए बाहर आई और बोली, जैसे ही आप आए वैसे ही अपनी माँ के ने आपके मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। इसी वजह से घर में हर वक्त झगड़ा होता है। मैं तो सोचती थी कि माँ जी बहुत सीधी सादी है, लेकिन आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि ये आपको मेरे खिलाफ भड़का रही है। मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैंने कहा, रीचा मैं तुमसे कुछ नहीं कहा, तुम झूठ बोल रही हो। बेटा आज कहाँ तुमने मुझे पैसे दिए? बहू और जोर से चिल्लाई और बोली, अतुल तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है। मैंने इन्हें पैसे दिए थे, लेकिन इन्होंने खुद सब्जी नहीं लानी चाहिए। कहने लगे कि मेरे घुटनों में दर्द है, तुम जाकर ले आओ, मुझे आराम करना है। मेरी तबीयत अब ठीक नहीं है। अब तुम ही बताओ कि मैं कैसे जाऊं? और अब ये तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रही है। मैं अपने बेटे की तरफ आंसू भरी आंखों से देखने लगी। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि उसने कहा, माँ रीचा ठीक कह रही है। जैसे ही मैं आया, आपने रीचा के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर वह गुस्से में अपने कमरे में चला गया और मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर जोर जोर से रोने लगी। मेरा वही बेटा जो कभी मेरी ताकत था, आज मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ गया। अब मुझे घर में अकेलापन लगने लगा था, इसलिए मैं अपना सारा काम खत्म करके शाम को पार्क में जाने लगी, जहाँ मुझे थोड़ी राहत और शांति मिलती थी। मैं रोज पार्क जाने लगी। मैंने देखा कि वहाँ कुछ औरतें रोज आती थी। उन्हीं में से एक औरत मुझे अकेले बैठकर देखकर मेरे पास आई और मुझसे बात करने लगी। उसका नाम सुशीला था। वह मेरी ही उम्र की थी। वह अपने परिवार के बारे में बताने लगी। वह हमेशा अपनी बहू और बेटे की तारीफ करती रहती थी। मैं उसकी किस्मत पर गर्व महसूस करती थी और उससे कहती थी कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसा बेटा और बहू मिले। जब उसे मेरी कहानी का पता चला तो उसने कहा कि तुम भी मेरी तरह खुशकिस्मत बन सकती हो। अगर बहू तेज है तो उसे काबू में रखना चाहिए। लेकिन मैं तो ऊंची आवाज में बात करना भी नहीं जानती थी। फिर मैं अपनी बहू को काबू कैसे कर सकती थी? मैं तो बस सुशीला के साथ बैठकर अपना दिल हल्का कर लेती थी। एक दिन जब मैं पार्क से देर से घर लौटी तो देखा कि बहू दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। उसने गुस्से में कहा, कहाँ से आ रही हो और कितना समय हो गया है? तुम्हें घर से बाहर रहने का कोई होश भी है या नहीं? अरे मैं कब से भूखी बैठी हूँ, मुझे भूख लग रही है। जल्दी से खाना बना दो और हाँ, हाथ तेज चलाना। मैंने कहा, बहू मैंने सारा काम कर दिया था और खाना ही बना दिया था। रीचा ने कहा कि मुझे वो खाना पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने फेंक दिया। अब मेरे लिए दूसरा खाना बनाओ। रीचा की इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, बहू तुम अपने आप को क्या समझती हो? ये तुम्हारा कोई व्यवहार
बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुमने खाना क्यों फेंक दिया? मैंने रीचा से ऊंची आवाज में बात कर ही रही थी कि उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया और बोली, बुढ़िया मुझसे ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। जिसके कारण मैं जमीन पर पीठ के बल गिर गई और उठ भी नहीं पाई। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी कि बहू, मुझे उठाओ, लेकिन उसने मुझे धक्का देकर गालियां देते हुए अपने कमरे में जाकर बैठ गई और मैं दर्द से तड़पती रही जमीन पर। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला और अपने कमरे तक पहुंची। अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि मैंने सुना अतुल जोर जोर से चिल्ला रहा था। वह मुझे माँ माँ कहकर बुला रहा था। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था, इसलिए वह जोर जोर से पुकार रहा था। मैं धीरे धीरे बिस्तर से उठी क्योंकि मैं चल भी नहीं पा रही थी और बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे बेटे की आंखों में गुस्सा भरा था। उसने कहा, माँ ये क्या है? आप उसने ऋचा की ओर इशारा किया, जो सोफे पर बैठी अपनी टांग पकड़कर रोने का नाटक कर रही थी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि इसे क्या हुआ। तभी मेरे बेटे ने जो अगला वाक्य कहा, उसे सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने कहा, माँ तुमने मेरी बीवी को धक्का देने की हिम्मत कैसे की? माँ मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरे बेटे के मुंह से ये सुनकर मैं सन रह गई कि मैंने उसे धक्का दिया, जबकि धक्का तो मुझे रीचा ने दिया था। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि अपनी सफाई में कि अतुल ने कहा, बस माँ, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरी बीवी कभी पसंद नहीं आई। तुम एक काम करो, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो ठीक है, वरना यहाँ से चली जाओ। इतने में ऋचा बोली, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अतुल। अब या तो इस घर में ये रहेंगी या मैं, क्योंकि अब मुझे इस घर में अपनी जान का डर लगने लगा है। ये मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। अब मुझे तुम्हारी माँ से बहुत डर लगता है। मैंने कहा, ऋचा, ये तुम क्या कह रही हो? क्यों झूठ बोल रही हो? अतुल चिल्लाया और बोला, बस माँ, अब बहुत हो गया। अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं ये सब नहीं सुन सकता। तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं बहुत गुस्से में थी और जोर जोर से रो रही थी। मैं समझ गई थी कि अब मैं पूरी तरह से अकेली हो चुकी हूँ। अब यहाँ कोई भी मेरी बात सुनने वाला नहीं है। मैं चाहती तो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती थी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। मैंने चुपचाप अपना सामान बांधा और घर से निकल गई। मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैं अपने बेटे और बहू की बुराई नहीं करना चाहती थी। जो कुछ भी हुआ, वो सब ऊपर वाला देख रहा था। मुझे पता चला कि अगर मैं किसी को अपनी परेशानी बताऊंगी, तो कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। लोगों की बातें सहना मेरे बस की बात नहीं थी, इसलिए मैं किसी के पास मदद मांगने नहीं गई और अपने सामान के साथ यूं ही सड़कों पर भटकने लगी। 2-3 दिन तक यूं ही इधर-उधर भटकती रही। रात में ठहरने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए सरकारी अस्पताल के पार्क में ही सो जाती थी। दिन भर इधर-उधर भटकने में ही कटता और रात को फिर अस्पताल आ जाती थी। बुढ़ापे में बेटे ने ऐसा धोखा दिया था, जिसकी चोट सीधा दिल पर लग गई थी। अब तो बस यही लगता था कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा। मैं रोती रहती और भगवान से दुआ करती कि काश मेरा बेटा आकर मुझे वापस ले जाए। ऐसे ही करीब 15 दिन बीत गए। मैं बहुत कमजोर हो गई थी और खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा था। कोई दया करके कुछ पैसे दे देता तो उसी से गुजारा चलता था। जिंदगी बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही थी। तभी एक दिन मैं सड़क किनारे बैठी थी और आंचल आंचल से अपने आंसू पोंछ रही थी। तभी अचानक एक व्यक्ति आकर मेरी आंखों के सामने खड़ा हो गया। ये कोई और नहीं बल्कि जीवन था, जिसने कहा, विनियंता आंटी आप यहाँ? मुझे इस हालत में देखकर वह हैरान रह गया और बोला, आंटी आप यहाँ सड़क पर क्या कर रही हैं? और आप रो क्यों रही हैं? मैंने कहा, नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। तू यहाँ कैसे आया और शिल्पा कैसी है? वो कुछ समय चुप रहा और फिर बोला, आंटी आप मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हैं। बात क्या है आंटी? मैंने फिर कहा, नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। तू कब आया और क्या शिल्पा भी आई है? जीवन ने मेरे हाथ पकड़ लिए और बोला, आंटी आप बहुत परेशान हैं। ये आपके चेहरे से साफ दिख रहा है। आप मुझसे बात क्यों छिपा रही हैं? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? शिल्पा बिल्कुल ठीक है
और वो यहाँ नहीं है। मैं यहाँ काम के लिए आया था। मैं अपनी कार से यहाँ से निकल रहा था जब मैंने आपको यहाँ बैठे देखा। आंटी, आपने क्या हाल बना रखा है अपना। आप कितनी कमज़ोर हो गई हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि जीवन को कुछ ना बताने की, लेकिन वह मेरी हालत समझ चुका था और मैं मजबूर होकर जीवन को अपनी सारी परेशानी बता बैठी। मैंने जीवन को सब कुछ बता दिया कि कैसे अतुल ने अपनी पत्नी के में आकर मुझे घर से निकाल दिया। जीवन ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा कि अब आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा दामाद मुझे अपने साथ एक होटल में ले गया और बोला कि अब आपको यहीं रहना है। अब आपको सड़कों पर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने दामाद से कोई मदद नहीं लेना चाहती थी, लेकिन मुझे बेटे के रूप में एक ऐसा दामाद मिल गया, जो मेरे बेटे से ज़्यादा मेरी तकलीफ़ों को समझ पा रहा था और मुझ पर तरस खा रहा था। उसे बहुत दुःख हुआ कि अतुल ने मुझे घर से निकाल दिया। जब उसने ये बात शिल्पा को बताई तो वह फ़ोन पर ही रोने लगी। उसने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई और भाभी मेरी माँ के साथ ऐसा करेंगे। तभी तो मेरा दिल कभी खुश नहीं रहता था। मैं हमेशा अपनी माँ को लेकर चिंतित रहती थी। फिर मेरे दामाद ने शिल्पा को फ़ोन लगाया और कहा कि आ जाओ, तुम्हारी माँ को मैंने ढूँढ लिया है। थोड़ी ही देर में शिल्पा वहाँ आ गई। उसने मुझे गले लगाकर खूब रोया और कहा कि माँ, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं और जीवन आपकी बहुत अच्छे से सब देखभाल करेंगे। लेकिन मेरा मन बहुत उलझा हुआ था। मैं कैसे अपनी पूरी ज़िंदगी अपने दामाद और बेटे के साथ गुजार सकती थी। वे मेरी बेटी के ससुराल वाले थे और मुझे अपनी बेटी के वैवाहिक जीवन में दखल देना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन अब मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। मैंने जीवन और शिल्पा से कहा कि बेटा, तुम लोग मेरी फ़िक्र मत करो। जैसे मैंने ये 15-20 दिन काट लिए, वैसे ही मैं आगे भी काट लूँगी। अगर मुझे मरना होगा, तो वैसे ही मर जाऊँगी। लेकिन दोनों ने साफ इनकार कर दिया कि अब हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरा दामाद होटल का पूरा खर्च उठा रहा था। मेरी बेटी भी वहीं मेरे साथ रह रही थी। जीवन ने मुझसे कहा कि आपका बेटा आपको घर से निकालकर खुद घर में रह रहा है। वो घर आपका है, फिर आप कैसे अपना घर छोड़ सकती हैं? आपको ही अपने बेटे और बहू को बाहर कर देना चाहिए था। मैंने कहा, नहीं बेटा, मैं अपने बेटे और बहू को बेघर नहीं करना चाहती। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो, तो करो, लेकिन ऐसा मत कहो कि मुझे अपने बेटे को तकलीफ में देखना चाहिए। उन्होंने मुझे घर से निकालकर अगर सुकून पा लिया है तो उन्हें वही सुकून पाने दो। मेरी ये बात सुनकर दोनों चुप हो गए, क्योंकि वे मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते थे। मैं अपने बच्चों को मुसीबत में नहीं देख सकती थी, इसलिए उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी। लेकिन जीवन की नज़र अब भी मेरे बेटे पर टिकी थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, जब जीवन एक दिन आया और उसने बोला कि अतुल बहुत परेशान है। उसकी बीवी उसे बहुत तंग कर रही है। मुझे खबर मिली है कि उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जीवन ने बताया कि मैंने खुद उसे कई बार और लड़कों के साथ घूमते देखा है और अतुल को इसका जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी बीवी उसी के घर में उसी के पैसों पर मस्ती कर रही है। उसके बाहर जाते ही वह अपने प्रेमियों को घर बुला लेती है और उसने आपको इसलिए निकाला ताकि उसका रास्ता साफ हो सके। ये सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे पता था कि रीता चालाक है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो मेरे बेटे को भी धोखा दे रही है। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, बेटा, अब क्या होगा? मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बेटे को इस लड़की से बचा ले। जीवन ने कहा, आंटी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। दोनों ने मुझे बहुत दिलासा दी, लेकिन मेरा दिल मान नहीं रहा था। पूरी रात मैं सो नहीं पाई, एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। रात भर बेचैनी बनी रही। जैसे ही सुबह हुई, मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने घंटी बजाई और दरवाज़ा ऋचा ने खोला। उसने मुझे देखा और बोली, अरे आप जिंदा है? मैंने तो सोचा कि आप किसी वृद्धाश्रम में के कोने में पड़ी होंगी। अब यहाँ क्या लेने आई है? मैंने कहा, ये मेरा घर है, मुझे यहीं रहना है और तुम मेरे बेटे को धोखा दे रही हो। मेरी बात सुनकर
रिचा का चेहरा फीका पड़ गया। उसने कहा, बुढ़िया तू ये सब कहने की हिम्मत कैसे कर रही है? और वो उस समय मेरे सामने ही थी। मैं रिचा से बहस कर ही रही थी और वह मुझसे बदतमीजी कर रही थी कि तभी मेरा बेटा आ गया। उसने मुझे देखकर हैरानी से पूछा, माँ आप कहाँ चली गई थी? मैंने कहा, बेटा अब मैं लौट आई हूँ। तुम इस लड़की को छोड़ दो। ये बहुत चालाक है, ये तुम्हें धोखा दे रही है। मुझे लगा कि इस बार मेरा बेटा मेरी बात पर भरोसा करेगा, लेकिन इस बार भी उसने अपनी पत्नी का हिसाब दिया और बोला, मैंने सोचा था कि घर से कुछ दिन बाहर रहकर आपको अकल आ जाएगी, लेकिन आप अब भी मेरी बीवी के खिलाफ ही बोल रही है। मैंने कहा, बेटा मेरी बात मान लो प्लीज। लेकिन अतुल मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। इस बार उसने मुझे जोर से धक्का दिया और घर से बाहर निकाल दिया, और इस बात ने मुझे बहुत आहत किया। लेकिन इस बार मैंने ठान लिया था कि अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। जब मेरी बेटी और दामाद को ये सब पता चला तो वे मुझे लेकर पुलिस स्टेशन आ गए, जहां मैंने अपनी बहू और बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और कहा कि मुझे मेरा घर वापस चाहिए। वैसे भी वो घर मेरा और मेरे पति के नाम था। कानून मुझे मेरा घर दिला सकता था, लेकिन मेरे पास उस घर के कागज नहीं थे, जो घर भी जो अब भी उस घर में ही मौजूद थे। मेरी बहू और बेटा नहीं चाहते थे कि मैं अब अगला कदम क्या उठाने वाली हूँ। अगले दिन जब पुलिस उनके घर पहुंची तो पुलिस ने दोनों के से इस बारे में बात की, जिस पर मेरा बेटा गुस्से में बोला, ये घर जितना माँ का है उतना ही मेरा भी है। माँ आपने बिल्कुल सही नहीं किया। आपने अपने बेटे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? उस समय मैं बिल्कुल चुप खड़ी रही, क्योंकि मैंने कभी किसी का सामना इस तरह से नहीं किया था। मैं अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन अब मैं लाचार हो चुकी थी। मेरा बेटा अब पूरी तरह बहू के वश में होता जा रहा था और वो उसे धोखा दे रही थी। मेरे दामाद ने कहा, सबसे पहले आपको अपने घर पर अधिकार लेना होगा, ताकि यह घर कोई आपसे छीन न सके। फिर ये मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में ये साबित हो गया कि मेरा बेटा मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकता। वो घर कानूनी रूप से मेरा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने बेटे और बहू को घर से बाहर निकाल सकती हूँ। ये सब देखकर मेरी बहू और बेटे के चेहरे उतर गए। मैंने अपने बेटे का उदास चेहरा नहीं देख पा रही थी, लेकिन मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि मैं अपने बेटे को सही रास्ता दिखा सकूं, और मैं अपने घर वापस आ गई। कानून ने मुझे मेरे घर में जगह दिलाई थी और कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। मेरी बेटी भी मेरे साथ ही रह रही थी। मैंने अतुल और ऋचा से कह दिया था कि अगर तुम लोग मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो इस घर को छोड़ सकते हो। अतुल मेरी इस हरकत से बहुत नाराज था, लेकिन अब उसकी नाराजगी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। मामला शांत हो गया और अब धीरे धीरे मेरी बहू की सच्चाई उसके पति की आंखों के सामने आने लगी। जब खुद ऋचा ने इस घर को छोड़ने का फैसला किया। ऋचा जो मेरे बेटे के पैसों पर ऐश कर रही थी और उसके पीठ पीछे अपने प्रेमी से मिलती थी, अब ऋचा के मिलने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे और मेरा बेटा भी इस घर की वजह से परेशान रहने लगा था। उसे लगने लगा था कि उसकी माँ कभी भी उसे घर से निकाल सकती है, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब उसने अपनी बीवी के लिए अपनी माँ को ही घर से बाहर निकाल दिया था। एक दिन ऋचा ने खुद ही अतुल से तलाक मांग लिया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रहना चाहती। ये सुनकर अतुल को गहरा सदमा लगा। आज जिस बीवी के लिए वो अपनी माँ से लड़ गया था, उसकी सच्चाई खुद उसकी के सामने थी। क्योंकि ऋचा ने खुद ही कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारे पैसों और इस घर के लिए यहाँ रह रही थी, लेकिन यह घर तो तुम्हारी माँ का है। तुम्हारा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। तुम्हारी माँ कभी भी तुम्हें इस घर से निकाल सकती है, और मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जिसके पास खुद का कुछ भी ना हो। अब मेरा बेटा उसे गरीब लगने लगा था, इसलिए उसने उसे छोड़ना ही बेहतर समझा। और उसने ये भी सच्चाई बताई कि उसने जानबूझकर मुझ पर आरोप लगाए थे ताकि मेरा बेटा मुझे घर से बाहर निकाल दे और फिर वो इस घर में अकेले ऐश कर सके। पहले तो मेरे बेटे को
इन बातों पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि उसे अपनी बीवी पर आंख मूंद कर भरोसा था। लेकिन अब जब उसे यकीन हुआ तो उसकी आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे और उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह बार बार अपनी बीवी को गुस्से और शर्म से भरी आंखों से देख रहा था और बार बार कह रहा था कि तुमने मेरी माँ के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया। तुमने कभी मेरी माँ के साथ इंसाफ नहीं किया। तुमने हमेशा मेरे दिल में माँ के लिए नफरत भरी है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन इन बातों का ऋचा पर कोई असर नहीं हो रहा था। ऋचा तो अतुल के साथ सिर्फ उसके पैसों और घर की वजह से थी। उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी मेरे बेटे से करवाई थी। लेकिन अब ये सब हमारे लिए बहुत भारी पड़ रहा था। पहले उसने मुझसे बदला लिया और मुझे रास्ते से हटा दिया, और अब वो मेरे बेटे को भी बेवकूफ बना रही थी। एक गलत लड़की हमारे घर में आकर हमारे पूरे घर के माहौल को ही डाली थी। कहते हैं कि साफ समुंदर में अगर एक गंदी मछली आ जाए तो पूरा समुंदर गंदा हो जाता है। मेरी बहू भी हमारे घर में माहौल को वैसा ही बनाना चाहती थी। लेकिन समय रहते मेरा दामाद को सारी सच्चाई पता चल गई। उसने मेरी बहुत मदद की और फिर मेरी बहू की सच्चाई मेरे बेटे के सामने भी आ गई। अपनी बीवी की सच्चाई जानने के बाद मेरा बेटा अब उसे छोड़ना चाहता था और ऋचा भी यही चाहती थी। ऋचा ने अपना सामान पैक किया और उस घर छोड़कर जाने लगी। इस बार मेरे बेटे ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। जब वह जा रही थी तो उसने उसे जाने दिया, क्योंकि उसे भी लगने लगा था कि यही बेहतर है। लेकिन उसके जाने के बाद हम माँ बेटा एक दूसरे से लिपट लिपट कर बहुत रोए। अतुल और मैंने शिल्पा और जीवन का बहुत धन्यवाद किया। जीवन ने कुछ दिन मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा और कुछ दिन मैं अपने बेटे की वजह से बहुत दुखी रही, जिसके लिए उसके पैरों पे पड़कर मुझसे माफी मांगी। ऋचा ने उसे धोखा दिया, जो एक माँ का अपमान करने की सजा थी, और मेरे बेटे के लिए उस सजा को सहन पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब हम सब एक ही परिवार में साथ रहते थे। कभी कभी मेरे बेटे को ऋचा की याद आ जाती थी और वह सोचता कि वह कितना मूर्ख था जो अपनी बीवी के हाथों बेवकूफ बनता रहा। लेकिन अब उसकी आंखें खुल चुकी थी। अब वह मेरा बहुत ख्याल रखता है और उसने मुझसे वादा किया कि अब वह कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा और हमेशा मेरा ख्याल रखेगा। मेरी बेटी अपने पति के साथ जोधपुर वापस चली गई। कुछ समय तक मैं और मेरा बेटा घर में अकेले रह गए। तुझे अपने मुझे अपने बेटे की तन्हाई देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने उसका दोबारा विवाह करने का निर्णय लिया। मेरा बेटा दोबारा विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे भरोसा दिलाया कि इस बार उसकी किस्मत में अच्छी लड़की जरूर लिखी होगी, जो उसका भी ख्याल रखेगी और मेरा भी। बस तुम्हें अपनी पत्नी को समझदारी से अपनाना होगा। अगर कोई आदमी अपनी माँ और पत्नी दोनों की बात सुनकर और खुद भी सोच समझकर फैसला ले तो घर अच्छे से चलता है। लेकिन अगर वह सिर्फ एक की सुनकर बिना सोचे समझे गलत फैसला लेता है तो घर उजड़ जाता है। मेरे बेटे ने मेरी बात बहुत अच्छे से समझ ली और मैंने उसका दोबारा विवाह कर दिया। दूसरी लड़की एक गरीब घर से थी, बहुत सीधी सादी, और इस लड़की ने मेरे बेटे को बहुत अच्छे से ध्यान रखा। उसका नाम मीनाक्षी था और आज भी मीनाक्षी मेरे घर की बहू बनकर मुझे और मेरे बेटे को सेवा करती है। ऋचा के साथ क्या हुआ, वह कहाँ गई, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन उसने हमारे परिवार में जो दरार डाली थी उसका फल उसे एक दिन अवश्य मिलेगा। जीवन में रिश्तों को बनाए रखना सबसे बड़ी समझदारी है। एक घर तभी सुखी रह सकता है जब उसमें रहने वाले एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें, सच्चाई को समझें और समय रहते ही सही निर्णय लें। झूठ और चालाकी से रिश्ते नहीं निभते, बल्कि विश्वास, प्रेम और सम्मान से ही एक घर को स्वर्ग बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पिंकी स्टोरीज पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।